हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इसमें आज का हमारा प्रकरण है शिक्षक के कार्य एवं दायित्व, यानी शिक्षक का क्या कार्य है और उसके दायित्व क्या है। इसको हम कई प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले शिक्षक का कार्य और दायित्व है विद्यार्थियों को शिक्षा देना। देना यानी अध्यापक जो है हर दशा में अध्यापक ही होता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? विद्यार्थियों को शिक्षा देना, यानी उसको ऐसा विषय पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसको उस विषय में विशेष निपुणता है। यानी शिक्षक जो है उसका कार्य है विद्यार्थियों को शिक्षा देना, पढ़ाई करवाना, और वह उस कार्य को भली प्रकार से तभी निभा सकता है या तभी कर सकता है जब उसको ऐसा विषय पढ़ाना चाहिए जिसमें उसकी निपुणता हो, वह उसकी पूरी जानकारी रखता हो। और यह उसका उत्तरदायित्व है कि विषय का अध्ययन करें, नए नए शिक्षा के जो तरीके हैं, विधियाँ है, खोजें हैं, उनसे संबंधित जो सहायक वस्तुएं हैं उनको एकत्रित कर घर के काम की योजना बनाए और बच्चों को जो है सिखाने के लिए प्रेरित करे। और यह वो काम तभी कर सकता है जब उसको अपने विषय का ज्ञान होगा, इससे संबंधित नई नई तरीकों को खोजेगा, शिक्षण विधियों को खोजेगा। उसके बाद दूसरा जो कार्य है उसका संगठन करना। करना। अब जो है शिक्षक जो है उसको पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन और बच्चों के लिए निर्देशन और पुस्तकालय के काम का प्रबंध भी करना चाहिए। उसके जैसे विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं उन उत्सव का प्रबंधन करना है, शिक्षा की स्थितियाँ हैं, परीक्षाएं हैं तथा अन्य जो महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं, जो कार्य है, उन सब का ध्यान रखना चाहिए और इनका संगठन करना चाहिए। इससे उसको स्कूल में बहुत से साधारण कार्यों का जैसे कार्य भी करने चाहिए जिसका की वजह से इंचार्ज होता है, जैसे फर्नीचर का टिकना है, सामान खरीदना है, विद्यार्थियों के बैठने की जो व्यवस्था है, जो प्रबंध है वह करना है, टेबल कुर्सी तैयार करवाना है, स्कूल कैलेंडर की तैयारी है और स्कूल से संबंधित जो बजट है वो उसको तय करना। फिर आता है तीसरा जिसका कार्य है निरीक्षण करना। निरीक्षण करना। अब अध्यापक जो है कई बातों में विद्यार्थियों का निरीक्षण कर सकता है, जैसे विद्यार्थी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का निरीक्षण कर सकता है, विद्यार्थी जो होमवर्क करके ला रहा है उसका निरीक्षण कर सकता है, फिर जो विद्यार्थी शिक्षण कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस चीज़ का निरीक्षण कर सकता है, विद्यार्थी प्रतिदिन या रोज समय पर विद्यालय पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे उस कार्य का निरीक्षण करना है। जैसे विद्यार्थियों को लिखित कार्य जो दिया जाता है और पढ़ने से संबंधित जो कार्य उसका निरीक्षण करना है, जैसे प्रयोगशाला वर्कशॉप है या फॉर्म है, उसमें जो कार्य है उसका निरीक्षण कर सकता है, खेल या जोर वाला जो काम है उन कार्यों का निरीक्षण करता है। तो इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम के साथ साथ या पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का भी निरीक्षण कर सकता है। फिर है मूल्यांकन तथा अभिलेख रखना। अब है शिक्षा का एक कार्य है मूल्यांकन तथा अभिलेख रखना। यानी मूल्यांकन का अर्थ
काफ़ी विस्तार वाला होता है। जैसे विद्यार्थी जो गतिविधि करते हैं, जो शिक्षण कार्य करते हैं, उन सब का मूल्यांकन लिया जाता है। बच्चे के सारे व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से, कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है। यह ऐसी परीक्षाओं से काफ़ी अलग है जिनमें केवल बच्चे पढ़ाई संबंधी ज्ञान की ही परीक्षा ली जाती है। अध्यापक को मूल्यांकन के विभिन्न जो ढंग है, उन भिन्न भिन्न ढंगों का पता होना चाहिए। मूल्यांकन के जो परिणाम है, उन मूल्यांकन के परिणामों का पूरा एक अभिलेख यानी रिकॉर्ड तैयार करके रखा जाता है। प्रत्येक बालक का अलग अलग रूप में एक फाइल रूपी अभिलेख तैयार करके दस्तावेज के रूप में शिक्षक के पास रखा जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी के बारे में उस अभिलेख में, उस रिकॉर्ड में जो है उसकी सारी सफलताओं, असफलताओं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी उन सभी का पता लगता है। इसके आधार पर ही वह बच्चे के लिए लाभदायक तथा आवश्यक निर्देश देने योग्य हो सकता है। जैसे अध्यापक जो है विद्यालय में कई प्रकार के अभिलेख रख सकता है विद्यार्थी से संबंधित, जैसे छात्र उपस्थिति का रजिस्टर है, प्रवेश तथा स्कूल छोड़ने से संबंधित जो रजिस्टर है, मूल्यांकन रजिस्टर है, क्रियाएं संबंधी विद्यार्थी कौन कौन सी क्रियाएं करता है उससे संबंधित रजिस्टर है, कार्यालय के जो अन्य और कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं। फिर है मार्गदर्शन। फिर है मार्गदर्शन। अब जो है शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन करने वाला होता है, यानी वह विद्यार्थियों को सही रास्ता तथा उसकी रुचि के अनुसार, उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार विषय चुनने में सहायता करता है। उसके विद्यार्थियों में भविष्य के लिए जो मार्गदर्शन है, यानी जिस प्रकार से विद्यार्थियों की जिसमें रुचि देखता है, जिस प्रकार के विद्यार्थियों को कार्य करते हुए देखता, वह ठीक उसी प्रकार से उनका मार्गदर्शन करता है। तथा जैसे कम दिमाग वाले बच्चे, कमजोर विद्यार्थी, उनके लिए जो मनोवैज्ञानिक आधार पर या मनोवैज्ञानिक आधार पर उनका प्रदर्शन करता है। और यह विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का भी मार्गदर्शन करता है कि उस विद्यार्थियों को किस प्रकार का पाठ्यक्रम लेना चाहिए। फिर है आयोजन यानी प्लानिंग। अब है उसको अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम से संबंधित प्लानिंग करनी चाहिए, जिसमें जैसे पाठ्यक्रम की ठीक ढंग से व्यवस्था करना है, उसे पाठ्यक्रम को महीनों, हफ्तों या कितने समय के लिए उसको बांटकर पढ़ाना है। फिर उसमें जैसे कौन कौन से दृश्य श्रव्य सामग्री है अध्यापक या विद्यार्थियों को प्रयोग करना है, ताकि वो पढ़ाते समय उनको ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सके और विद्यार्थियों के सामने ला सके। फिर है उसकी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संगठन करने की व्यवस्था जो सारे वर्ष के लिए करनी चाहिए, वह उसको करनी आनी चाहिए। यदि चेकलिस्ट बनाए तो हम उसमें कई प्रकार की बातों को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे श्रेणी के कमरे में पढ़ाई है, विद्यार्थियों के काम का निरीक्षण करना है, क्रियाओं का संगठन करना है, अभिलेख रखना है, विद्यार्थियों की सफलताओं की परीक्षा लेना है, उसका मूल्यांकन करना है। फिर विशेष विषय के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करना है, घर का अनुशासन देखना है, कक्षा का अनुशासन देखना, उत्सव तथा त्यौहार है, इन सबको देखना। फिर आता है अवकाश का सदुपयोग। अब जो है भौतिकता की जो अंधी दौड़ में भी लोगों को पर्याप्त अवकाश मिल जाता है, यानी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो ये जो भौतिकता की अंधी दौड़ बताया जाता है, तो इस दौड़ में भी व्यक्ति को जो है पर्याप्त मात्रा में अवकाश मिल जाता है। प्रत्येक कार्यालय व संस्थान का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे संडे की छुट्टी आ जाती है और जैसे तीज त्यौहार है उन सब में छुट्टियाँ आ जाती है। प्रत्येक उसके पश्चात लोग क्या करें, इसी अवकाश काल में क्या किया गया कार्य व्यक्ति के विकास को अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और शिक्षक जो है ठीक इसी प्रकार से है, वह अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करता है
शिक्षण अपने कार्य को और बेहतर करने के लिए। इसी काल में व्यक्ति जो है जब खाली बैठा रहता है तो हो सकता है कि व्यक्ति बुराइयों की ओर अग्रसर हो जाए और रुचिपूर्ण कार्य को करके अपने व्यक्तित्व में, यदि इसके विपरीत वह अवकाश में रुचिपूर्ण कार्यों को करके अपने व्यक्तित्व में रचनात्मक विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षक को क्या होना चाहिए, अवकाश के समय का जो सदुपयोग करना आना चाहिए कि वह किस प्रकार से अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके। फिर है संतोषप्रद समायोजन। अब है व्यक्तित्व के विकास के लिए संतोषप्रद समायोजन होना अत्यंत आवश्यक है। स्कूल और परिवार का जो वातावरण है उससे लेकर जीवन की विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उनमें व्यक्ति की समायोजन का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति को अपनी मानसिक और बौद्धिक योग्यताओं की पहचान हो तो वह निरंतर परिवर्तित होती है और स्थितियों के कार्यरत तत्वों के कारणों को समझ सके तथा उसके लिए समायोजन इतनी विकट सिद्ध नहीं होगी। यानी शिक्षक को क्या होना चाहिए, संतोषप्रद समायोजन वाला होना चाहिए। यानी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी कारण उसके सामने आए, उन परिस्थितियों में वह खुद को समायोजित कर सके। तो इस प्रकार से ये जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उस शिक्षक के कार्य तथा उत्तरदायित्व बताए। फिर है लास्ट जो है इसका प्रतिभा संपन्न छात्रों का विकास। अब इसके अंतर्गत जैसे कक्षा में अधिकतर छात्र क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, कई पिछड़े हुए होते हैं, कई प्रतिभावान होते हैं। शिक्षक अपना शिक्षण कार्य प्राय सामान्य स्तर पर रखता है ताकि सभी बच्चों को समझ में आ सके। इसमें सामान्य छात्रों को तो लाभ होता है किंतु पिछड़े तथा मंदबुद्धि छात्र भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और बार बार अभ्यास करते रहते हैं। तो इस प्रकार से एक शिक्षक के कार्य तथा उत्तरदायित्व बताए गए हैं। अब आज का इससे संबंधित आपका गृह कार्य है शिक्षक के कार्य है अब एक अंत में एक विशेष बात, जैसे कि सभी जानते हैं कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।